हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार। आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के क्वेश्चन की, जो एमक्यू क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है, 1-2 दिन है। और जो हमने इसमें 200 क्वेश्चन पहले करा दिए ऊपर, 200 पीछे करा दिए और कुछ वीडियो में हमने 400 क्वेश्चन पीछे करा दिए हैं। तो करीबन हमने 600 क्वेश्चन ये हो गए और 100 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो हमने 700 क्वेश्चन करा दिए हैं आपके लिए। इनमें से ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ज़रूर इनमें से फंस जाएंगे जो इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब बात करेंगे हम 201 की। 201 प्रश्न शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं हम 201 की। 201 है कि असिंचित दशा में गेहूं की बुवाई करनी चाहिए। मतलब जो असिंचित दशा होती है उसमें गेहूं की बुवाई कर देनी चाहिए, किस समय कर देनी चाहिए? तो उसकी बुवाई अक्टूबर के द्वितीय पक्ष का मतलब है सप्ताह में कर देनी चाहिए अक्टूबर के। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 202। 202 है कि प्रत्येक सिंचाई पर गेहूं की फसल को कितना गहरा पानी देना चाहिए? जो प्रत्येक सिंचाई होती है गेहूं की, उसके लिए कितना पानी देना चाहिए? तो 6 सेंटीमीटर पानी देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 203। 203 है कि उत्तर प्रदेश में कुल गेहूं के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर बारानी खेती की जाती है? जो बारानी खेती जो की जाती है उत्तर प्रदेश में कुल गेहूं की, तो वो कितनी की जाती है? 15% की जाती है। ऑप्शन नंबर ब। बात करते हैं प्रश्न नंबर 204। 204 है कि गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा हानि किस रोग के कारण होती है? जो गेहूं में जो सबसे ज़्यादा हानि होती है वो किस रोग के कारण होती है? वो रतुआ के कारण होती है, जिसे गेरुई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 205। 205 है कि 24D एक है, जो 24D है वो क्या है? एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 24D का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये 24D एक क्या है? तो ये 24D जो है एक खरपतवारनाशी दवाई है ये, जिससे खरपतवारों को नाश किया जाता है, खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ब सही है इसका। करते हैं 206। 206 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फफूंदीनाशी नहीं है? इनमें से बताना है कि फफूंदीनाशी कौन सा नहीं है। तो इनमें से लिंडेन जो है फफूंदीनाशी नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 207 की। 207 है कि जो तरावड़ी किस फसल की जाती है? जो तरावड़ी है ये पूछ जा सकती है एग्जाम में कि तरावड़ी किस फसल की प्रजाति है? तो तरावड़ी किसकी है? वो धान की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ब। बात करते हैं 208 की। 208 है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान की पौध तैयार करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? वो अपनाई जाती है शुष्क विधि। ऑप्शन नंबर ब सही है इसका। बात करते हैं 209 की। बात करें प्रश्न नंबर 209। 209 है कि 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के कितने क्षेत्र की रोपाई की जा सकती है? जो 1 हेक्टेयर नर्सरी से जो धान के कितने क्षेत्र में रोपाई की जा सकती है? तो कितने क्षेत्र में की जा सकती है? तो वो की जा सकती है 15 हेक्टेयर में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ब सही है इसका। बात करते हैं 210 की। 210 है कि धान की बुवाई के लिए किस महीने में नर्सरी डालते हैं? मतलब जो बुवाई के समय, मतलब धान की बुवाई की नर्सरी तैयार करते हैं वो किस महीने में करते हैं? तो वो महीने में करते हैं जून के महीने में। ऑप्शन नंबर ब सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 211। 211 है कि धान में खरपतवार नष्ट करने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं। जो धान में जो खरपतवारों को नष्ट करा जाता है तो उसके लिए जो यंत्रों का प्रयोग करता है वो कौन सा होता है? और जो कल्लों की संख्या को बढ़ाता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है पेर्डिवियर की सहायता से खरपतवारों को नष्ट किया जाता है, और कल्लों की जो संख्या होती है उनको भी बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 212। 212 है कि धान की पौध रोपाई करते समय पानी होना चाहिए। जब धान की रोपाई की जाती है तो उस समय जो पानी जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? तो 2 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ऐसे ही है इसका। बात करते हैं 213। 213 है कि धान की समय पर रोपाई करने की दशा में एक स्थान पर कितने पौधे रोपे चाहिए? मतलब जो धान के समय रोपाई करते हैं तो उस दशा में एक स्थान पर जो रोपाई करने चाहिए तो कह लगाने चाहिए, कह पोहा लगाने चाहिए। मतलब
तो उसके लिए जो लगाने चाहिए वो लगाने चाहिए 2 से 3, क्योंकि ये अगर एक ही लगाएंगे तो एक कभी वो मर भी जाता है इनमें से। अब 2-3 आज 2 या 3 लगाएंगे तो उनमें से एक ना एक तो जीवित रह जाता है, तो इसलिए 2 या 3 लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ऐसे ही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 214। 214 है कि ट्राइक्रोग्रामा चिलेंसी का प्रयोग किस कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो ट्राइक्रोग्रामा होता है चिलेंसी, उसका प्रयोग जो किस कीट के नियंत्रण के लिए किया था, तो उसके लिए किया था धान का तना भेदक कीट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बैस ही है इसका। बात करते हैं 215। 215 है कि धान में झोंका रोग के नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। धानों में एक झोंका रोग होता है, जो झोंका रोग होता है उसके लिए जो नियंत्रित की जाती है दवाई जो की जाती है, उसके लिए कौन सी दवाई प्रयोग की जाती है, तो डाइथेन M45 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं 216। 216 है कि सोयाबीन किस कुल से संबंधित है, तो सोयाबीन का कुल बताना है कि सोयाबीन का कुल क्या है, तो उसका कुल है फेबरेसी। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 217। 217 है कि सोयाबीन का जन्म स्थान क्या। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, किसी भी फसल का जन्म स्थान पूछा जा सकता है कि सोयाबीन का जन्म स्थान क्या है, तो सोयाबीन का जन्म स्थान है चीन। ऑप्शन नंबर बै सही है इसका। बात करते हैं 218। 218 की सोयाबीन की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, तो सोयाबीन की बीज दर जो होती है वो होती है 75 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सही है इसका, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो बात करते हैं 219 की। 219 है कि सोयाबीन के बीज को राइबोजिम कल्चर से उपचारित करने के लिए जीवाणुओं का नाम है। मतलब जो सोयाबीन को उपचारित किया जाता है राइबोजिम कल्चर से, तो उस राइबोजिम का नाम क्या है, जीवाणु का नाम क्या है, तो उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम जोपोनिकम। ऑप्शन नंबर ब सही है इसका। बात करते हैं 202 की 220 की सॉरी 220 है सोयाबीन का सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला रोग कौन सा है, तो जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है सोयाबीन में वो रोग है पीला मोजेक रोग। ऑप्शन नंबर ब सही है इसका। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हम आपसे आशा करते हैं कि आपका ज़रूर सिलेक्शन हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब बात करते हैं 221। 221 है कि राई या लाहा जो इंडियन मुस्टैंड में जो गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी होती है। जो इंडियन मस्टर्ड होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है, जैसे राई या लाहा बोलते हैं, उसकी गुणसूत्रों की संख्या बतानी, तो उनकी गुणसूत्रों की संख्या होती है 36। ऑप्शन नंबर ब सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 221। 221 है कि सरसों के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। सरसों के जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 20। ऑप्शन नंबर ब सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 223। 223 अब ये प्रश्न जो आ रहे हैं ये इनकी कुछ जातियां हैं, जातियों से संबंधित आ रहे हैं कि कौन सी जाति किस फसल की है, और पूछी जाएगी एग्जाम में कि बरुणा T59 या पूसा अग्रणी या उर्वशी या पूसा गोल्ड या सीता किस फसल की जातियां हैं, तो किस फसल की जातियां हैं ये हैं राई या लाहा की। ऑप्शन नंबर ब पूछा जा सकता है, और उर्वशी तो पूछी जाती है कि उर्वशी किसकी प्रजाति है, तो उर्वशी राई या लाहा की प्रजाति है, याद रखना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 224। 224 है कि अरहर में दाने एवं लकड़ी का अनुपात कितना होता है। जो अरहर में दाना और लकड़ी का अनुपात होता है वो 1:7 होता है। 1 अनुपात दाना निकलता है और 7 अनुपात लकड़ी निकलती है। ऑप्शन नंबर ऐसे ही है इसका। बात करते हैं 25 की। 225 है कि मालवेसी चमत्कार 13 किस फसल की जाती है। जो मालवेसी चमत्कार है वो किस फसल की प्रजाति है, तो मालवेसी चमत्कार किसकी प्रजाति है, वो है अरहर की प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 226 की। 226 है कि अरहर की अगेती जाति की बीज दर कितनी होती है। जो अरहर होती है उसकी अगेती बीज दर कितनी होती है, 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ऑप्शन नंबर ऐसे ही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 227। 227 है कि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए मक्का को कब बोना चाहिए। जो अधिक उपज प्राप्त हो सके, अच्छी उपज प्राप्त हो सके, तो मक्के को कब बोना चाहिए, तो मक्के को बोना चाहिए जून का प्रथम सप्ताह में बो देनी चाहिए अगर उपज अच्छी लेनी है तो। बात करते हैं सह की। ऑप्शन नंबर सह है। बात करते हैं 228। 228 है कि संकर मक्का के लिए प्रति बीज दर कितनी होती है, तो इसकी जो संकर मक्का की बीज दर होती है वो होती है
20 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सही है इसका। और एग्ज़ाम में ज़रूर 20 दर से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी फसल का पूछ लिया जाए। तो अब बात करते हैं 229 का। 229 है कि मक्का के बीज को कूंडों में कितनी गहराई पर बोना चाहिए। तो मक्का के बीजों को कूंड में कितनी गहराई पर बोना चाहिए, तो कितनी गहराई पर बोना चाहिए, तो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। ऑप्शन नंबर सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 230 की। 230 है कि मक्का का पादप अंतराल रखते हैं जिसमें 67,000 के लगभग पौधे प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाएं। तो जो 67,000 पौधे मक्के के प्राप्त हो जाएं, उसके अंतराल से कितने अंतराल रखना चाहिए, तो कितना, 60 गुणा 25 सेंटीमीटर का रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 231 की। 231 है कि रबी मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुल जाति कौन सी है। अब ये प्रजातियों से संबंधित आ रहे हैं क्वेश्चन कि रबी मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुल जाति कौन सी है। तो कौन सी है संकुल प्रजाति, वो है मंजरी प्रजाति। ऑप्शन नंबर बात करते हैं 232 की। 232 मक्का की कौन सी सिंगिंग क्रॉस संकर किस्म है। तो कौन सी है किस्म, सिंगल जो क्रॉस संकर किस्म है वो है JKH 11/21। ऑप्शन नंबर सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 233। 233 है कि मक्का के बीज प्रवर्धन हेतु पृथक्करण की दूरी। जब मक्का का बीज तैयार किया जाता है तो उसके पृथक्करण के लिए जो दूरी होती है उसके लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, तो उसके लिए दूरी होनी चाहिए 400 मीटर की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सही है। मतलब किसी का भी अगर बीज पृथक्करण करते हैं तो उसके लिए 400 मीटर की तो लगभग में दूरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर 400 मीटर की दूरी नहीं रखेंगे तो उसमें दूसरी प्रजाति के बीज भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए 400 मीटर की दूरी जरूर रखते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 234 है कि भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल का क्षेत्रफल है। तो कौन सी फसल का सबसे अधिक, तो धान की फसल का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बात करते हैं 35 की। 35 है कि उत्तर प्रदेश में किस मंडल में बाजरे की खेती सबसे अधिक होती है। यह एग्जाम में पूछा जा सकता महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो हम बता रहे हैं आपको। तो ये है जो उत्तर प्रदेश के मंडल में जो किस मंडल में बाजरे की खेती सबसे अधिक की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक मंडल में जो की जाती है वो आगरा मंडल में की जाती है। ऑप्शन नंबर बाजरे की खेती। बात करते हैं प्रश्न नंबर 236 की। 36 है कि बाजरा एवं ज्वार को कूंडों में कितनी गहराई पर बोना चाहिए। जब बाजरे और ज्वार को कूंडों में बोया जाता है तो उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, तो उसकी गहराई जो होनी चाहिए वो गहराई होनी चाहिए 3 से 4 सेंटीमीटर की। ऑप्शन नंबर सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 237। 237 है कि ज्वार का वनस्पति की नाम। एग्जाम में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा कर लिख लें इसे, कि जो ज्वार का वनस्पति नाम होता है वो क्या होता है, सोगनम बाई कलर होता है। ऑप्शन नंबर ही सही है इसका। बात करते हैं 238 की। 238 है कि CSB 13 और CSB 15 किस फसल की जाती है। तो किस फसल की जाती है, ये ज्वार की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सही है। एग्जाम में पूछी जा सकती है CSB 13 और CSB 15 किसकी प्रजाति हैं, तो वो ज्वार की प्रजाति हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 239 है कि बाजरे की पौध तैयार करने के लिए एक हेक्टेयर के लिए कितने क्षेत्रफल की क्यारी या नर्सरी होनी चाहिए। तो कितने क्षेत्रफल की होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर के लिए बाजरे की पौध तैयार करने के लिए तो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 500 वर्ग मीटर की। ऑप्शन नंबर सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 240। 240 है कि ज्वार और बाजरा में खरपतवार नियंत्रण हेतु एट्राजीन त्राणनाशी का प्रयोग करते हैं। तो ज्वार और बाजरे में जो खरपतवारी नियंत्रण होता है उसके लिए एट्राजीन और त्राणनाशी जो होती है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है अंकुरण से पूर्व। ऑप्शन नंबर सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 241। 241 है कि अर्गट रोग किससे संबंधित है। तो एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आप, कि अर्गट रोग किस फसल से संबंधित है। तो अर्गट रोग जो है वो फसल से संबंधित है, ज्वार से भी संबंधित है और बाजरे से भी। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर
242 है कि सद्भावना तथा सूर्य किस फसल की प्रजाति है। तो ये सद्भावना और सूर्य किस फसल की प्रजाति हैं, तो ये प्रजाति हैं चना की। ऑप्शन नंबर ब सही है। बात करते हैं 243 की। 243 है कि जो चंद्रा और चिंबा और ज्योति और कौशल प्रजाति किसकी हैं। तो ये इनमें से एक जरूर पूछी जा सकती है कि जो चंद्रा और चिंबा और ज्योति और कौशल किसकी प्रजाति हैं। तो ये प्रजाति हैं मूंगफली की। ऑप्शन नंबर ब सही है। बात करते हैं 244 की। 244 है कि टिक्का रोग होता है किस फसल में सबसे अधिक लगता है। तो टिक्का रोग सबसे अधिक किस में लगता है, आपको पता होगा। तो टिक्का रोग जो सबसे अधिक लगता है वो लगता है, इसमें ऑप्शन टिक्का रोग किस में लगता है। तो टिक्का रोग जो लगता है, तो इसमें उर्द दे रखा है लेकिन ये गलत है, उर्द नहीं है, मूंगफली में लगता है टिक्का रोग। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 245 की। 245 है कि उच्च रक्तचाप व हृदय रोगी के लिए लाभदायक लिनोलिक अम्ल किस फसल में सर्वाधिक होता है। तो किस फसल में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो सूरजमुखी की फसल में सबसे अधिक होता है। जो हृदय रोग और चाप रोग होता है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बात करते हैं 246। 246 है कि इसमें बताना है आपको कि भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली कपास की वर्ग मतलब जाति जो वर्ग है वो कौन सी है। मतलब दो तरह की होती हैं कपास की, तो कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है वो उगाई जाती है हिस्टियम की उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ब सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 247। 247 है कि कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस प्रांत में सबसे अधिक होता है। तो एग्जाम में पूछा सकता है ये भी कि कपास का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है कौन से प्रांत में सबसे ज़्यादा होता है या कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। तो पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ड सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 248। 248 कपास की खेती के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी होनी चाहिए। जो कपास की खेती के लिए वर्षा जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 249। 249 की अमेरिकन कपास के तने का रंग क्यों, जो कपास के जो तने का रंग क्या होता है, इसमें बताना है क्या होता है, जबकि देसी कपास के तने का रंग हरा होता है। जो देसी कपास होती है उसका तो हरे कलर का होता है, और लेकिन जो अमेरिकन कपास होती है तो उसके तने का रंग क्या होता है बताना है इसमें अमेरिकन कपास का। तो अमेरिकन कपास का जो होता है वो लाल रंग होता है तने का। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं 250 की। 250 है कि अमेरिकन कपास की गूलर का रंग लाल होता है और देसी कपास के गूलर का रंग क्या होता है। फिर इसमें दिया है कि अमेरिकन कपास के गूलर का जो रंग होता है वो लाल होता है, और फिर देसी गूलर के रंग का क्या होगा। तो देसी गूलर का जो होगा वो होगा काला। ऑप्शन नंबर ब सही है इसका। बात करते हैं 251। 251 है कि देसी कपास के पौधे सीधे बढ़ने वाले व कम फैलने वाले होते हैं। तो अमेरिकन कपास के पौधे कैसे होते हैं। देसी के तो सीधे और कम फैलने वाले होते हैं, तो लेकिन जो अमेरिकन कपास होती है उसके पौधे कैसे होते हैं। तो उसके पौधे जो होते हैं वो झाड़ी नुमा होते हैं, छोटे छोटे झाड़ियों नुमा बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 272 है कि अमेरिकन कपास की रेशे की लंबाई देसी कपास के अपेक्षा कितनी अधिक होती है। तो अमेरिकन कपास की जो रेशे की लंबाई होती है और उसमें देसी कपास की बतानी है। इसमें अमेरिकन कपास की लंबाई दे रखी है और इसमें बात करते हैं कि कपास की जो अपेक्षित अधिकतम होती है वो कितनी होती है। तो वो होती है अधिक होती है, जो देसी कपास की होती है अपेक्षा अधिक लंबाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ब सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 253। 253 की अच्छे गुण वाली कपास में काउंटर्स की संख्या कितनी होती है। जो अच्छे गुण वाली कपास होती है उसमें काउंटर्स जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है। तो उसकी संख्या जो होती है 50 से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सही है इसका। बात करते हैं 254 की। 254 की कपास में रुई और बिनोलों के अनुपात को क्या कहते हैं। जो कपास में जो रुई और बिनोले होते हैं उनके अनुपात को क्या कहते हैं। तो उनके अनुपात को कहते हैं
जीनिंग प्रतिशत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। एग्जाम में पूछा सकता है कि जीनिंग प्रतिशत किसे कहते हैं, तो रुई और बिनोले के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 255 है, कपास में फूल और गूलर झड़ने की रोकथाम हेतु प्रयोग करते हैं। जो कपास में फूल और गूलर झड़ने की जो रोकथाम होती है उनके लिए किसका प्रयोग किया था, तो उनके लिए प्रयोग किया था पेलोफिन्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 256 है कि कपास में वनस्पतिक वृद्धि रोकने एवं गूलर का आकार बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कपास होती है उसमें उसकी वनस्पतिक वृद्धि और गूलरों का आकार बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, साइक्रोसील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 257 है कि कपास के रेशों पर गांठों के असमान वितरण मतलब दूरी के कारण उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नेपीनेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं 258 की कपास के रेशे का उत्तम रंग क्या होता है। जो कपास का रेशा होता है उसका उत्तम रंग जो होता है वो क्या होता है, तो उसका चमकीला सफ़ेद रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं 259 है कि कपास के कीटों में सबसे भयंकर दुश्मन कौन कीट होता है। जो कपास के कीट होते हैं उनमें सबसे भयंकर जो दुश्मन कीट होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है कपास की गुलरी सुड़ी, जिसे कीट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 260 है कि आलू की अगेती और पछेती झुलसा के नियंत्रण के लिए जो प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते हैं डाइथेन M45 का भी और डाइथेन Z78 का भी और मेल्टासिट्टास का भी। तो उपरोक्त सभी सही हैं। इन सभी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है आलू की अगेती और पछेती झुलसे के नियंत्रण के लिए, उनके लिए रोकने के लिए। इनमें से किसी का भी दवाई प्रयोग कर लो तो उससे जो बीमारी होती है वो रुक जाएंगी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 261 की। 261 है कि जो कोल्ड स्टोर में आलूओं में जो अंकुरण एवं सिकुड़ना व मिठास रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया था। जब आलूओं को कोल्ड स्टोर में रखा जाता है तो आलू सिकुड़ने लग जाते हैं और उनमें मिठास सी बन जाती है, तो उसके लिए जो रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है CIPC का। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 262 है कि जो आलू के भंडारण के लिए शीत गृह का तापमान कितना होना चाहिए। जब आलू का भंडारण किया जाता है तो उसके लिए जो तापमान होना चाहिए शीत गृह का वो कितना होना चाहिए, तो 1 डिग्री से 2.5 डिग्री तक होना चाहिए सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 263 है कि आलू का मोजेक रोग किसके कारण होता है। जो आलू में मोजेक रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो विषाणुओं के कारण होता है आलू में मोजेक रोग। ऑप्शन नंबर सही है इसका। बात करते हैं 264 है कि उपकार जो यूपी कार कहाँ पर स्थित है। यूपी कार जो है तो कहाँ पर स्थित है, उपकार कहाँ पर स्थित है, तो उपकार जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 265 है कि उत्तर प्रदेश में किस तंबाकू के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है। मतलब जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, मतलब कहाँ पर की जाती है और सबसे अधिक जो किस चीज़ में, बीड़ी में है या हुक्के में या खाने वाले तंबाकू में है, ये सिगरेट में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो हुक्के वाला तंबाकू प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 266 है कि बीड़ी व हुक्का तंबाकू में अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं जबकि सिगरेट तंबाकू में नाइट्रोजन का प्रयोग करनी चाहिए। तो इसमें जो करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, सिगरेट तंबाकू में नाइट्रोजन प्रयोग करनी चाहिए कितनी, अधिक करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, बराबर या उपरोक्त में से कोई प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो इसमें जो प्रयोग करनी चाहिए कम प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 267 है कि सिगरेट तंबाकू की रचाई के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। जो सिगरेट तंबाकू होता है उसके लिए जो रचाई की विधि होती है वो कौन सी विधि प्रचलित मानी जाती है, लगाई जाती है, तो धूमनाल संसाधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सही है। इस विधि से
रचाई की जाती है सिगरेट तंबाकू की। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की। 68 है किले खनिज के अंतर्गत, जो किले खनिज के अंतर्गत किले है, मतलब जो किले होती है उस खनिज के अंतर्गत किले क्या है, तो उसके अंतर्गत केओलिनाइट और ईलाइट और मेंटोमेलोनाइट, तो ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर ड सही है इसका। बात करते हैं 269 की। आग्नेय चट्टानें, जो आग्नेय चट्टानें हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट भी होते हैं और रायोलोनाइट भी होते हैं और बेसिलाइट भी होते हैं, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ड सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 270 है कि रूपांतर चट्टानें हैं, रूपांतर चट्टानें जो हैं वो किसके हैं, तो रूपांतर क्वांटजाइट के भी हैं और स्लेट के भी हैं और संगमरमर के भी हैं, तो उपरोक्त सभी सही हैं इसके। ऑप्शन नंबर ड सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 271 है कि प्राथमिक खनिज हैं, प्राथमिक खनिज कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक खनिज जो होते हैं वो क्वार्ट्ज और आर्थोक्लेस और बायोटाइट, तो ऑप्शन नंबर ड सही है इसका। उपरोक्त सभी ये प्राथमिक खनिज हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 272 है कि द्वितीयक खनिज कौन कौन से हैं, तो द्वितीयक खनिज डेलोमाइट, जिप्सम और कैल्साइट, तो उपरोक्त सभी ये तीनों ही द्वितीयक खनिज हैं। ऑप्शन नंबर ड सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 273 है कि मृदा की सबसे ऊपरी सतह है, जो मृदा की सबसे ऊपरी सतह है वो कौन सी है, तो मृदा की सबसे ऊपरी सतह जो है वो है असंतत, असंततः होती है ऊपरी सतह। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं 274 की। पौधे की जड़ों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल कौन सा है, जो पौधों में प्रयोग किया जाता है वो जल कौन सा होता है। एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसी के जल किसे कहते हैं, या जो पौधों की जड़ों द्वारा जो उपयोग किया जाता है, पौधों के द्वारा जड़ों को के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है और फिर वो उन पौधे की हर कोशिकाओं में पहुंचता है, तो वो जल कौन सा होता है, तो वो होता है केसी के जल, जिसे कैपिलरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 275 की। 275 है कि काली मृदाओं का रंग किस पदार्थ के कारण वंश काला होता है, जो काली मृदाएं होती हैं उनका कलर जो काला हो जाता है वो किस कारण हो जाता है, तो उनका रंग जो हो जाता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण काला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 276 है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ब सही है इसका, से सही है इसका, सॉरी से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 277 की। 277 है कि सूखने पर चिकनी मिट्टी के दरारों का पड़ना क्या कहलाता है, जो सूखने पर जो चिकनी मिट्टी होती है, जो काली मिट्टी होती है जिसे क्ले बोलते हैं, वो जो सूख जाती है तो उसमें जो दरारें पड़ जाती हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं, तो उनके लिए जो कहते हैं तो उन्हें संसर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर से जो दरारें पड़ जाती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 278 है कि बलुई मृदा में रंध्रकाश 30 से 35% होता है, जबकि चिकनी मृदा में रंध्रकाश कितना होता है, जो बलुई होती है उनमें से 30 से 35 होता है, और जो चिकनी मृदा होती हैं उनमें कितना रंध्रकाश होता है, तो उनमें होता है 55 से 60%। ऑप्शन नंबर ब सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 279 है कि कंटूर कृषि कितने प्रतिशत ढाल तक की जा सकती है, जो कंटूर विधि होती है वो कृषि जो की जाती है वो कितने प्रतिशत ढाल पर की जा सकती है, तो वो 30% ढाल पर की जा सकती है सिर्फ। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब बात करते हैं हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो 280 है कि मृदा जीवाणुओं का कार्य नहीं है, जो मृदा जीवाणु होते हैं उनका कार्य क्या नहीं है, तो उनका कार्य ह्यूमंस का संश्लेषण करना नहीं है। ऑप्शन नंबर ड सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो चैनल पर हमारे पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए जय जवान जय किसान।